इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकलें। बाकी जी एनएफसी की बात आ जाती है, शौकत तरीन साहब ने एनएफसी इंट्रोड्यूस किया था और मैं समझता हूं कि बड़ा उन्होंने सबको ऑन बोर्ड लेके एनएफसी वो लाए थे, जिससे मैं कहता हूं कि प्रोविंसेस में यूनिटी आई, प्रोविंसेस में एक आप ये समझ लें कि भाई वाली फीलिंग आई कि वी आर ऑल ब्रदर्स एंड वी हैव टू हेल्प ईच अदर। मगर हुआ क्या कि उस एनएफसी को डीरेल किया गया, उस एनएफसी अवार्ड को डिले किया गया और आज 7 साल हो गए, अभी तक नए एनएफसी का अवार्ड होने का कोई नामो निशान नहीं है। बट मुझे उम्मीद है कि शौकत तरीन साहब आए हैं, इंशाल्लाह ये एनएफसी अवार्ड एड्रेस किया जाएगा, इस पे डिस्कशन होगी, प्रोविंसेस को ऑन बोर्ड लिया जाएगा और एनएफसी को रिजॉल्व किया जाएगा। इसके बाद जी मैं फाइनली कुछ सेक्टर्स हैं हमारे, स्टील सेक्टर्स, टेलीकॉम सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, उन्होंने कोई बातें की हैं जो कि मैं समझता हूं आर सीरियस, और गवर्नमेंट को ये हम कमेटी में भी उठाएंगे और गवर्नमेंट को रेकमेंड भी करेंगे कि ये जो डिस्पैरिटी की है आपने, इसको आप खत्म करें। स्टील इंडस्ट्री में बड़ी डिस्पैरिटी है, कुछ मुल्क की स्टील इंडस्ट्रीज हैं जिन पे कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं है, ना वो किसी किस्म का टैक्स देते हैं, और कुछ स्टील इंडस्ट्री आपके मुल्क में है जो 100% टैक्स कंप्लायंट है। अब जो 100% टैक्स कंप्लायंट है वो कैसे लड़ेगी उस स्टील इंडस्ट्री के साथ जो टैक्स ही नहीं देती। और अभी एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग की है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी से उस एरिया में, जिस एरियाज में स्टील इंडस्ट्री पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी, वो खत्म करके सेल टैक्स लगा दिए। तो इसका मतलब यह है कि अब वो बिल्कुल भी टैक्स नहीं देंगे। पहले तो यह था कि फिक्स ड्यूटी थी, उन पे कम से कम कोई रिकवरी होती थी। तो मैं समझता हूं कि इस टाइप की भी जो पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए, और ये तकरीबन 50 बिलियन का लॉस होगा अगर ये टैक्स रिजीम आपने चेंज की और फिक्स एक्साइज ड्यूटी से आप चले गए सेल टैक्स के ऊपर उन इंडस्ट्रीज पे जो वैसी टैक्स नहीं देती। तो इसको गवर्नमेंट को दोबारा कंसिडर करना चाहिए। टेलीकॉम इंडस्ट्री का मैंने आपको बता दिया, वो तो उन्होंने लिखा था कि ये तबाही है अगर ये टैक्स लग गया इंटरनेट पे और टेलीफोन्स पे, वो विड्रॉ कर लिया है गवर्नमेंट ने, तो ये अच्छी बात है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को बेसिकली छोटी गाड़ी 850 सीसी को जरूर इंसेंटिव दिया है, बट मैं समझता हूं जिस तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसको गवर्नमेंट को फर्दर सपोर्ट करना चाहिए, उसकी प्राइस रिडक्शन पे उनसे डिस्कस करनी चाहिए, और गाड़ी इंडिया की तरह दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान में सस्ती होनी चाहिए। ये इसकी भी कुछ उन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं, स्पेशली हाइब्रिड कार पे, इलेक्ट्रिक कार पे। अब जी मेरा एजेंडा खत्म हो गया है। हैदर, आप कुछ अगर कहना चाहें तो हैदर साहब कुछ कहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। मैं कुछ बातें आपके गोश गुजार करूंगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जहां पे बहुत सीरियस डेफिशिएंसी थी, वादे किए गए हैं, लेकिन जब बजट को किताबों को देखा, खंगाला, तो आम आदमी के लिए कुछ नहीं निकला। और उसमें जाने से पहले 3-4 बातें, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस वजह से एक्सपोर्ट्स को 6 बिलियन बढ़ाया, 19 से 25 अरब डॉलर किया, उसकी मेन वजह ये थी कि हमारे 5 जो कोर सेक्टर्स थे, जिसमें टेक्सटाइल्स थी, आपकी फार्मास्यूटिकल्स थी, आपकी लेदर गुड्स थी, हमने उनको जीरो रेटेड रखा। इन्होंने आके क्या किया, इन्होंने कहा जी फ्लाइंग इनवॉइसेज हैं, ये चोरी करते हैं, ये माल लोकल मार्केट में बेचते हैं। उस चक्कर में इन्होंने उनके ऊपर जीएसटी लगा दिया, जिस वजह से आपने देखा कि कपड़े पहनने वाली चीजें भी महंगी हो गई। बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट में जाती थी वो लोकल मार्केट में जब आती हैं, और खास तौर पे टेक्सटाइल, उससे क्या हुआ कि आपका रिफंड्स का एक सर्कुलर डेट बन गया है। और आज जो आपका छोटा ताजिर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका बहुत सारा पैसा जो है एफबीआर में ब्लॉक्ड है, और आपको जब ये 41 अरब या 4500 अरब बताते हैं तो उसमें से बहुत सारा रिफंड का पैसा है। तो हम समझते हैं कि जैसे आईटी सेक्टर को, जिसको हम वेलकम करते हैं कि जहां आपने जीरो रेटिंग कर दी है, तो जिनको जीरो रेटिंग से आपने लोकल जीएसटी लगाया था, उन कम से कम 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स को आप दोबारा जीरो रेट करें। वो बहुत जरूरी है आपकी एक्सपोर्ट की ग्रोथ के लिए। ज़राअत के लिए सिर्फ 12 अरब रुपए रखा गया। बातें बहुत, ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी, 19-20% आपकी पॉपुलेशन जो है डायरेक्ट मुंसलिक है लेबर फोर्स
जीडीपी में उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, 12 अरब रुपया, जिसमें से कुछ वेयर हाउसिंग और साइलोज के ऊपर इंसेंटिव दिया है 1-1.5-2 अरब का, और फार्मर को कहा है कि आप 5-5 लाख का ना कर्जा ले लें। भाई कर्जा तो वो तब लेगा जब आप उसको इनपुट कॉस्ट में को रिलीफ देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 अरब रुपया सिर्फ एक साल में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर पे, आपको डीएपी पे सब्सिडी दी, आपने यूरिया पे सब्सिडी दी, आपने ट्रैक्टर्स और इस पे सब्सिडी दी। मैं आपको सिर्फ आज बताना चाहता हूं कि डीएपी की कीमत पाकिस्तान में इस वक्त पिछले एक साल में 2000 रुपया बढ़ गई और अब 5600 रुपये है, और यही कीमत इंडिया में 2600 रुपये है। यूरिया 1800 रुपया हो गई है इस गवर्नमेंट में, जो कि इंडिया में 500 रुपया है। और आप कहते हैं कि आप फूड सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करना चाहते हैं। ज़राअत का आपने ढंढोरा पीटा हुआ है कि ज़राअत में गंदम भी रिकॉर्ड हो गई, शुगर केन भी रिकॉर्ड हो गई, राइस भी रिकॉर्ड हो गई। ये रिकॉर्ड जो हुई है ये इसमें कोई आपकी कारकर्दगी नहीं है, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस है, फार्मर ने स्ट्रगल किया और उसने किया। सिराए गंदम के जहां आपने 400 रुपया बढ़ाया है, पीपल्स पार्टी ने 2008 में 400 से 800 की थी, हमने उस वक्त 400 बढ़ाया था फी 40 किलो, जब डॉलर जो है वो 85 रुपए का था। आज आप जो 400 बढ़ा रहे हैं जब डॉलर 155 रुपए का है, तो वो तो 50% इंक्रीज है। तो हम ये समझते हैं, और किसान जो है वो सरापा एहतजाज है। जो बिजली का ट्यूबवेल्स का यूनिट 5 रुपए 35 पैसे का था पीटीआई गवर्नमेंट के आने से पहले, आज वो 12 रुपए का है। आपको चाहिए था वहां सब्सिडी देते ताकि उसकी इनपुट कॉस्ट सस्ती होती। आपने फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करना है, अपना फूड इंपोर्ट बिल अगर कम करना है, दालें मंगवाते हैं, गंदम मंगवाते हैं, चीनी मंगवाते हैं, तो आपको ये मेजर्स चाहिए थे। इसके अलावा हम इसको वेलकम करते हैं कि आपने ट्रैक्टर्स पे एफईडी जो है विड्रॉ की है, मतलब बढ़ाई नहीं है, और जीएसटी फर्टिलाइजर पे फर्दर नहीं लगाया। ये कुछ रिलीफ मेजर्स हैं, लेकिन जहां आपने ज़राअत की मईशत का पहिया चलाना है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब की विजन से सीखें कि आपको सब्सिडाइज करनी है उसकी इनपुट, ताकि उसको इंसेंटिवाइज करें। इसके अलावा ऑटोमोबाइल पे बात की, ऑटोमोबाइल में जो इन्होंने इंसेंटिव दिया है वो आपके सामने स्लाइड इन्होंने लगाई, वो सिर्फ 850 सीसी से नीचे इंसेंटिव दे दिया है। अब वो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जो 850 सीसी से कम गाड़ी बनाता है, वो तो एक ही शायद कंपनी है। तो ये हार्मोनाइज, आप पूरे सेक्टर को इंसेंटिवाइज करें। आप ये मत करें कि एक कोई शायद जिसको आपकी शायद तो ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं उसको इंसेंटिवाइज कर दें। और उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के ऊपर एक पॉलिसी दी है। अब आप मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया में पहले इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से पहले आपको उसकी सप्लाई चेन सिस्टम बनाना पड़ता है, आपको चार्जिंग स्टेशंस देने पड़ते हैं, आपको दुनिया आपका पूरा लेआउट होता है। आप बैटरी सनत को इंसेंटिवाइज करते हैं कि वो जब ईवी आएगी तो उसकी रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो बैटरीज हैं, टायर्स हैं। इन्होंने टायरों पे ड्यूटियां लगा दी, इन्होंने बैटरियों को महंगा कर दिया, जहां आपने तो आपके बिल्कुल एक दूसरे के मुतरादिफ जो नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टिंग है आपके जो मेजर्स हैं। तो इसमें हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप वो मेजर्स दें ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिसमें तमाम गाड़ियां सस्ती हों। आप कंपैरिजंस करें, आप सीसीपी को कहें कि आपसे जो है वो एंगेज करे और इसके ऊपर बात करें। इसके अलावा आपने पेट्रोलियम सेक्टर में जो इन्होंने जीएसटी लगा दी है क्रूड ऑयल पे, ये तंबाकू क्रूड ऑयल पहले इंपोर्ट होता है, सऊदी अरेबिया से आता है, कुवैत से आता है, उसके बाद वो रिफाइनरीज में जाता है, फिर रिफाइनरीज से ओएमसीज ऑयल मार्केटिंग उठाती हैं और वो अपने मार्जिन डालती हैं। यानी स्ट्रेट अवे एंड प्रोडक्ट पे आपने, जिस तरह मांडीवाला साहब ने कहा, आपने 20 रुपए पीडीएल में लगा दिया कि रिटेलर के ऊपर आप टॉप अप करेंगे, और सप्लाई चेन में आपने 17% क्रूड ऑयल सतह पे लगा दिया। तो इसका जो इंपैक्ट है वो निहायत इन्फ्लेशनरी होगा और इन्फ्लेशन जो है वो बहुत आगे जो है वो बढ़ेगी। इसके अलावा 3-4 चीजें सिंध के हवाले से बात की, आज भी इनके वफाकी वजीर ने बात की।
85 अरब रुपया सिंध को इस साल एनएफसी में नहीं मिला, पिछले साल 120 से 25 अरब नहीं मिला था। और आज जब ये कहते हैं कि सखर हैदराबाद मोटरवे आप बीओटी पे बनवाएं, मुझे आप ये बताएं पूरे पाकिस्तान की मोटरवेज क्या बीओटी पे बनी है? ये एक और मोटरवे ये कह रहे हैं कि हम बनाएंगे सियालकोट खारियां, वो भी बीओटी पे बने, हम उसमें अगर कोई शॉर्टफॉल होगा, यानी बलूचिस्तान के अंदर कोयटा कराची कश्मीर हाईवे है, केसीआर है, जहां जहां जो हाई रेवेन्यू देते हैं, जहां इकोनॉमिक वायबिलिटी है प्रोजेक्ट्स, वहां पैसा नहीं लगा रहे, वो कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर लगाए। तो बाकी पाकिस्तान में जो मोटरवेज बनी है वहां तो प्राइवेट सेक्टर ने पैसे नहीं लगाए। तो ये जो दोहरा मयार है ये नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा हम पीएसडीपी पे मांडीवाला साहब क्योंकि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की कमेटी के चेयरमैन हैं, इन्होंने वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और हम ये चाहते हैं कि जो ये इन्होंने प्रोजेक्ट्स रखे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जिसकी अप्रूवल करवाई है पीएसडीपी की, हम पार्लियामान के जरिए उसका एक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म ला रहे हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए और उसकी क्या वजूहात थी और वो उसकी मॉनिटरिंग क्या होगी और उसकी पे स्केल क्या होगी। और जहां तक स्टील की इन्होंने बात की, स्टील के साथ साथ घी और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप पहले एफईडी लगा रहे थे, उस फेडरल एक्साइज ड्यूटी में डायरेक्ट कलेक्शन हो जाती थी, जीएसटी के अंदर बहुत रेवेन्यू लॉस होगा, लोग वहां उन इलाकों में फाइल नहीं करते और वो रेवेन्यू लॉस होगा और नतीजतन क्या होगा कि जो आपका फैसलाबाद में, जो कराची में, जो साइट में, जो पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगी हुई है स्टील की, घी की और उन तमाम सेक्टर्स की, उसकी आप बिल्कुल डिस्पैरिटी क्रिएट कर देंगे। तो जो चीज अप नॉर्थ में बहुत सस्ती बनेगी वो महंगी बना रहे होंगे, तो आपकी इंडस्ट्रियल क्लोजर होगा और आपके लोगों को बहुत उसमें प्रॉब्लम होगी। एक्सपोर्ट टारगेट की बात यहां पे हमने की है, उसके साथ साथ हम दो बातें तीन और मैं करना चाहूंगा। ये जो टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर में अभी भी बहुत ज्यादा टैक्सेशन है। उसके अलावा जो ये लगाने जा रहे थे उस टैक्सेशन टेलीकॉम के जरिए लगाते हैं, उस टैक्सेशन का हम आपको बता रहे हैं कि ये करने क्या जा रहे हैं। और अभी भी हम ये समझते हैं कि ये टैक्स लगाएंगे, मिनी बजट आएंगे। जो ये आज 10 जून को गलत बयानी करते हैं, जो तकरीर और पढ़ते हैं और काबीना कोई और मंजूर करती है, अब जो तकरीर करते हैं वो काबीना वाली नहीं होती जो काबीना ने मंजूर की हुई है, यानी पार्लियामान से भी ये धोखाधड़ी से बाज नहीं आते। और जो बजट एस्टिमेट्स हैं, जो ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं, आलमी इदारे इनसे एग्री नहीं कर रहे। अब टेलीकॉम सेक्टर में ये इन्होंने 5 रुपए जीबी जो टैक्स लगाया था, 50 बिलियन जीबीज सिर्फ पिछले साल जो है 2021 में ऑनलाइन यूजेज हुई है। तो ये 250 अरब रुपए का टीका था। जो गरीब आदमी, जो प्रीपेड यूजर है, जो मुतवसत तबका है, जो दिहाड़ीदार है, रेड़े वाला है, अब हर एक को यूज करना पड़ता है। इसके अलावा आपने स्मार्टफोन्स जो हैं, जो एंड्रॉयड फोन्स हैं जिससे एजुकेशन होती है, बहुत आजकल घर में ऑनलाइन लर्निंग है, आपने इस ई कॉमर्स को, आपने एजुकेशन सेक्टर को डायरेक्टली हिट कर दिया है। हर कोई तो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, कई लोग बच्चों को फोन पे क्लासेस दिलवा रहे हैं। तो ये वो सब चीजें हैं। और जो ये बात की हमने ई कॉमर्स, ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उधर आप कहते हैं कि हम अमेजॉन में एक्सपोर्ट करेंगे, अमेजॉन तो ऐसे चार्ज नहीं करता। आपने ई कॉमर्स को, जो भी तिफले बच्चा था, 4-6 महीने पहले ये इंडस्ट्री बननी शुरू हुई है और आप डबल टैक्सेशन करेंगे, यानी आप जो चीज आपको मार्केट में सेल्स टैक्स पेड मिलती है, जब आप वो घर मंगवाएंगे तो आप उसके ऊपर दोबारा डिलीवरी चार्जेस और सेल्स टैक्स देंगे। तो इस किस्म की जो टैक्सेशन है इसको हम रद्द करते हैं और हम समझते हैं कि ये हुकूमत जो है इसको अपनी जो है वो डायरेक्शन दुरुस्त करनी पड़ेगी। इसके अलावा आखिर में डिफेंस बजट के हवाले से हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि 3 साल से डिफेंस बजट प्रैक्टिकली फ्रीज हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान जो हमारी रीजनल सिचुएशन है, इसके अंदर हमें अपने डिफेंस को फर्दर बूस्ट अप करना है। अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजों का इनखला हो रहा है, हम समझते हैं कि हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, हमें सीपैक को भी स्ट्रेंथन करना है। सीपैक के लिए जो फंडिंग रखी गई है वो नाकाफी है, हम समझते हैं कि इसके जोन्स के लिए पैसा और रखना चाहिए था। आखिर में मैं 2 बातें और करूंगा। एक, हम खुर्शीद शाह साहब और उनके बेटे की जो अरेस्ट है और जो दोहरा मयार है उसकी मजम्मत करते हैं। एक तरफ
एक जमात के लिए 10 दिन पहले एडवांस नोटिस दिया जाता है, ऐसे ऑर्डर मिलते हैं और नैब एक्ट करती है। दूसरी तरफ आप के विफाकी इदारे जाके कहते हैं कि हम इनको अरेस्ट नहीं करेंगे, वो हमारे यार हैं, वो हमारे उनके लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां और पूरे हेड्स आईओ भी चेंज हो जाता है, डीजी भी चेंज हो जाता है। तो एक वो पाकिस्तान है और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और हमारे लीडरों के लिए है कि उनको फैमिलीज के साथ अदालतों में रुस्वा भी किया जाता है और उनकी तजलील भी की जाती है, और वो जब सरेंडर करते हैं और वो कोऑपरेट कर रहे हैं, हम इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आखिर में मैं एजे के इलेक्शंस के हवाले से 2 बातें करूंगा और फिर राठौर साहब उसकी तफसील बताएंगे। ये जो चोरी करने वाली जमात है, जो ई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और इसके ऊपर आजकल बहुत एक्टिव हुई है, और आपको पता है कि बजट से एक दिन पहले 20 के 20 कवानीन इलीगली इन्होंने पास करवा लिए, रूल्स को सस्पेंड करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से। एजेके में जो महाजिर सीट्स हैं, आपको पता है कि कुछ सीट्स एजेके की होती हैं जो लाहौर, रावलपिंडी और पाकिस्तान के अंदर जो रही मकीन है आज़ाद कश्मीर के शहरी, वो यहां से इलेक्शन लड़ते हैं, और बाकी मेजॉरिटी ऑफ सीट्स एजेके में। एजेके हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है और जो पीटीआई गवर्नमेंट है, ये दोनों इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को प्रेशराइज करके इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन हलकों में जो वोटर्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं, जो पिछली बारी रनर्स अप थे या विनर्स थे, उनके वोट ही गायब कर दिए इलेक्शन वोटिंग लिस्टों में से, और इस किस्म की धांधली के प्लान बना रहे हैं, और ये धांधली के महाचोर हैं, और ये धांधली का रोना पीटते थे 2013 में। ये जो इन्होंने 2018 में धांधली की, और ये धांधली की सौगात है जो आज आप पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। ये आजाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी करने जा रहे हैं, और इसी तरह ये 2023 का इलेक्शन ओवरसीज पाकिस्तानीज को, हमारी तजवीज चेयरमैन बिलावल साहब ने तजवीज दी है, हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के इलेक्शन के खिलाफ नहीं है, पर हम ये समझते हैं कि उनका हल्का उनके बैरून मुल्क जहां वो रहते हैं वहां होना चाहिए, और वहां मुकीम पाकिस्तानी वहां पे मुकीम पाकिस्तानियों में से पार्टीज की नॉमिनेटेड टिकट्स के ऊपर लड़े लोग, और वो आपस में लड़े, उनके मकामी मसाइल हैं। यहां पे पाकिस्तान में अगर आप उनके इलेक्शंस डालेंगे तो कोई मिडल ईस्ट की लॉबी होगी, कोई यूरोप की लॉबी होगी, हमारे इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया जाएगा, और ये एक बहुत बदतरीन किस्म की धांधली होगी। पहले ही पार्लियामान के मेंबरान को साइडलाइन करके यारे गार जो है, कोई स्पेशल असिस्टेंट आ रहा है कहीं से, वो डाका डाल के लंदन जा रहा है, को कहीं आ रहा है, तो पहले ही ओवरसीज पाकिस्तानीज के नाम पर इस मुल्क को आटा, चीनी, तेल, रिंग रोड और कहां कहां नहीं लूटा गया। तो हम ये समझते हैं कि आजाद कश्मीर का इलेक्शन हम चोरी नहीं होने देंगे, और फैसल राठौर साहब हमारे वहां से रहनुमाएं आपको तफसीलात बताएंगे। जी जी फैसल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब का शुक्रिया। मैं अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत बिलावल भुट्टो साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नेशनल मीडिया पे हमारी आवाज़ को बुलंद किया। चंद मिनट लूँगा, लेकिन चाहूँगा कि मेरी बात को गौर से सुना जाए। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और आपने देखा कि इस इलेक्शन को डिले करने के लिए किस तरह से पहले NCOC के ख़त को एक जवाज़ बनाकर इसको डिले करने की कोशिश की गई, साजिश की गई, जो कि नाकाम हुई, और अब इलेक्शन का 25 जुलाई को ऐलान हुआ, और 10 तारीख को हमारी वोटर लिस्टें आवेज़ा की गई, मुहाजिरीन की फहरिस्तें, जिसमें वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की पेशेवराना गलती कह लीजिए या पंजाब हुकूमत की बदनीति कह लीजिए कि हमारे वो उम्मीदवार जो पिछली दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनके नाम भी वोटर लिस्टों से काट दिए गए। और ये बड़े अफसोस की बात है कि फेडरल हुकूमत, चूँकि आज भी नादरा फेडरल हुकूमत का इदारा है और वो उसके इन्फ्लुएंस में है, उन्होंने वोटर लिस्टों के अंदर ऐसी रद्दोबदल की है जिसकी वजह से हमारे कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ते थे वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, और इसको अब मामलात को हल करना मुमकिन नहीं रहा। और एक चीज, हमारे 1-2 ऐसे हलके हैं, हमारा वैली 43 का हलका है जहां पर पीटीआई के कैंडिडेट प्रेसिडेंट जो वहां के थे उनको टिकट देने के बजाय पीटीआई ने शेख रशीद के एक उम्मीदवार को टिकट दिया, और शेख रशीद चूंकि वजीर दाखिला है, उन्होंने ये कहा इमरान खान साहब को कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं आपको ये सीट जीत के ना दे सका। 5000 वोट थे, मेरी इस बात को गौर कीजिएगा, 5000 वोट थे जिसको काट कर 2350 वोट कर दिया गया। हमारे जो माजीन के हल्के हैं वैलीज के, इनके वोट बहुत थोड़े वोट होते हैं। इन 2300 लोगों के ऊपर
3000 पुलिस फोर्स होगी, यानी कि एक एक वोटर के ऊपर एक एक पुलिस वाला। एक प्रॉपर साजिश के तहत ये एक टिकट लेकर एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये इलेक्शन हम रिग्ड होगा, हम धांधली के जरिए जीतेंगे। इसी तरह हमारे जम्मू 6 की सीट है, वहां से हमारे कैंडिडेट चूंकि मंगला डैम इफेक्टिव थे, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया जिस सॉफ्टवेयर के अंदर मंगला डैम इफेक्टिव का जो है, आप जब उसका नाम डालेंगे तो उनका ऑटोमेटिकली 4500 वोट वो काट दिया गया। फेडरल हुकूमत, आजाद कश्मीर हुकूमत ये महसूस कर चुकी है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त आजाद कश्मीर में सिंध के बाद मैं ये समझता हूं सबसे मजबूत है, और जितने भी सर्वे इस वक्त अदारों के आए हैं उससे ये साबित हुआ था कि आजाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। इस वजह से ये एक घिनौना रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। तो मैं आप आज इस मीडिया के वसत से ये कहना चाहूंगा कि हमारे ये तफावुज़ात हैं, इस इलेक्शन को फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया जाए, और अगर इस तरह से हमारे वोट काटे गए, फरिश्तों में रद्दल बदल की गई, तो इसका जो अंजाम है वो मैं समझता हूं ठीक नहीं होगा। गिलगित से इस्लामाबाद आने के लिए 17 घंटे लगते हैं, लेकिन कश्मीर से इस्लामाबाद में बैठ के धरना देने के लिए हमें 2 घंटे लगेंगे। तो मेरी नेशनल मीडिया से गुजारिश होगी कि खुदारा ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसको होने दिया जाए। जी। अब बिफोर वी टेक क्वेश्चन आवर्स, मैं एक दो और बातें करना चाहता हूं। एक तो बात यह है कि मतलब शौकत तरीन साहब की बात बहुत की आप लोगों ने मेरे से प्रेस से पहले। मैं समझता हूं, देखें, शौकत तरीन साहब के साथ मैंने खुद काम किया है। शौकत तरीन साहब एक हम वतन आदमी है, ही इज़ फॉर पाकिस्तान, और पीटीआई को इनको 3 साल पहले ले आना था। और जो चीज़ें शौकत तरीन साहब ने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में की, वही चीज़ें शौकत तरीन साहब अगर इस गवर्नमेंट में करेंगे तो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होगी, क्योंकि ही हैज़ ऑलरेडी परफॉर्म्ड। और आप पीआरआई स्कीम ले लें, आप एनएफसी अवार्ड ले लें, आप एग्रीकल्चर पॉलिसीज ले लें, मगर फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि लीडरशिप वॉज supporting the policies, leadership was spearheading the policies, और डायरेक्शन हमें आती थी। आसिफ अली जरदारी साहब खुद फोकस थे कि एक्सपोर्ट पहुंचानी है 25 बिलियन तक, एग्रीकल्चर को में पाकिस्तान को सेल्फ सफिशिएंट करना है, वो हर वो चीज करनी, एनर्जी में पाकिस्तान को सेल्फ सफिशिएंट, तो हर वो चीज लीडरशिप की अम्ब्रेला में शौकत तरीन साहब ने परफॉर्म की, हमने परफॉर्म की। और शौकत तरीन साहब को अगर सपोर्ट मिली तो मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। और जो काम, मैं आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी का जो काम अच्छा होगा हम उनके साथ खड़े होंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। जो काम गलत होगा, वो चाहे लेजिस्लेशन हो चाहे पॉलिसीज हो, उसको हम अपोज करेंगे। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये किया है, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के लिए काम किया है, और पीपल्स पार्टी ये करती रहेगी। थैंक यू जी। अब लेट्स टेक क्वेश्चन आंसर वन बाय वन। जी मेरी डेट है, 1 सेकंड। जी प्लीज आइए। अपनी बात करने, इनका नाम काटा कि इलेक्शन लड़े, 1 सेकंड जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सब दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, मीडिया वालों को, ये बहुत कोर इशू पर बात कर रहे हैं जो बजट है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमारा इशू है ये भी बहुत कोर इशू है, क्योंकि यही तयन करता है बजट का ये इलेक्शन प्रोसेस जो है। मेरा ताल्लुक जम्मू 6 से है, ये सारे सबूत मेरे पास है। हम इफेक्टिव है मंगला डैम से, जो हमारा राइट है। पिछले दफ़ा में रनर अप था 2016 में। इस दफ़ा उन्होंने किया क्या कि हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको आउट करने के लिए उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप किया जिससे हमारे जितने रिफ्यूजी मंगला डैम थे इफेक्टिव, बाशमूल मेरे, कि हमारे वोट भी इंदराज नहीं किए, जो कि अबूरी लिस्टें तैयार उन्होंने की इससे पहले। उसमें ये सारे सबूत मेरे पास हैं, अबूरी लिस्टों में हमारा नाम था। अब जब फाइनल लिस्ट इन्होंने की, उसमें जितने इफेक्टिव थे सिर्फ गुजर खान जो तहसील है उसके मेरे ख्याल में 5 ही हजार जो लोग हैं उनके वोट नहीं बने। फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कमेटियां बनाई, जो इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल थी, उन कमेटियों के दस्तखत हुए अप्रूव हुए वोट इन्होंने नहीं बनाए। तो मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं
और नादरा के साथ ये मिल के नून वाले ये कहते हैं ना कि वो अपना वोट को इज्जत दो, ये इस तरह वोट को इज्जत दे रहे हैं। जो मेरे ओपोनेंट कैंडिडेट है, जो मिनिस्टर है इसका बलियात का, वो वहां पर बैठ के उसने सारे वोट इंदराज कराए और अपने कश्मीरी महाजरीन जो 47 के थे उनके इंदराज हुए। जो इफेक्टिव मंगला डैम थे उनको पूरे जम्मू से निकाल दिया गया। गुजर खान के 4500 वोट जो है वो नहीं बने बाशमूल मेरे। मैं अब पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मेरे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट है, तो मैं ऐसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि इसको देखा जाए। तो बस बात जी, बहुत मेहरबानी। और एजेके के इलेक्शन पे जी हम बड़ा सीरियस व्यू ले रहे हैं इस पे। जैसे राठौर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने धरना भी होगा, एजेके के कोर्ट में भी जाएगी पीपल्स पार्टी और हर वो स्टेप लेगी जिससे एजेके के इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। जी अब क्वेश्चन आर शुरू करें। सर जाहिर है जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी के बजट के हवाले से वो तो आपने बता दिए, लेकिन आप समझते हैं शौकत तरीन साहब ने इस बजट में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी, जैसे आप रिकॉर्ड बात कर रहे थे, कुछ है दो चार चीज़ें जो पहले आप समझते नहीं हुई और ये कुछ शामिल हो सकती हैं? देखें, मैंने पहले भी मीडिया में कहा है कि दिस इज अ बिजनेस फ्रेंडली बजट, वो मेरी पोजीशन आज भी वही है। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें की हैं, टैक्सेशन रिड्यूस की है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने एक्शन ऐसे लिए हैं जो बिजनेस वाइज तो बहुत अच्छे हैं, मगर आम आदमी का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जहां आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएंगे, गैस की प्राइस बढ़ाएंगे, वो तो डायरेक्ट आम आदमी को अफेक्ट करती है। तो बिजनेस फ्रेंडली जरूर है बजट में, मगर वो बिजनेस फ्रेंडली बजट कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा इनटू आम आदमी के बेनिफिट के लिए। तो मैं चाहता हूं कि ये उसको रिकंसिडर करें और ये देखें कि जी आम आदमी को हम कैसे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, आम आदमी में सब्सिडीज बढ़ाएं, कुछ कोशिश करें कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी को अफेक्ट करती हैं उसको रिड्यूस किया जाए। वो मुझे नज़र नहीं आ रहा और वो हम उनसे बात करेंगे, इसके ऊपर थ्रू कमेटी बात करेंगे, अदरवाइज भी बात करेंगे ताकि वो इन चीज़ों को देखें। माड़ीवाल साहब ये बताइएगा कि कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि IMF के साथ हमारी जो डील है वो स्टक हो गई है, तो कहा नहीं जा रहा है, ये तो मैंने आपको भी बताया नहीं। तो उस सूरत में आप साबिक वज़ीर ख़ज़ाना कैसे देखते हैं कि सूरत किस तरफ जा रही है? क्या आपके दोस्त शौकत तरीन साहब मैनेज कर पाएंगे? और दूसरी बात ये बताइएगा कि यहाँ पे मोबाइल फोन इंडस्ट्री पे टैक्सेस की मुखालफत की जा रही है। आप खुद समझते हैं कि अरबों रुपए की बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, तो आप नहीं समझते कि इसको भी डॉक्यूमेंटेड करना चाहिए, बजाय इसके एक सियासी स्टैंड लिया जाए कि नहीं टैक्सेस पे नहीं लगना चाहिए? कौन सी इंडस्ट्री? मोबाइल फोन। हाँ जी जी, पहले तो मैं आपको IMF का बता दूं। देखें जी, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि शौकत तरीन साहब IMF के साथ निगोशिएट करेंगे, और मैं समझता हूं अगर IMF वाले निकल जाएं बीच में से और शौकत तरीन साहब उनसे निगोशिएट करें तो मेरा ख्याल है कि कोई बेहतरी आएगी IMF के साथ। और जरूरी नहीं है वो IMF के, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर थे और एक गवर्नर स्टेट बैंक है और एक डिप्टी गवर्नर जो लेके आए। तो ये IMF के लोग IMF का एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, IMF के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, ये तो कभी मैंने सुना नहीं और देखा नहीं। तो ये चीज जब तक चेंज नहीं होगी और एक न्यूट्रल आदमी जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में निगोशिएशन करेगा IMF के साथ, वो निगोशिएशन सही होगी, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होगी। और मैं समझता हूं ये शौकत तरीन साहब करेंगे इंशाल्लाह, और IMF के एग्रीमेंट भी हमें अकोमोडेट करेगा पाकिस्तान की सिचुएशन को। जैसे अभी मैंने पढ़ा आज अखबार में कि जी उन्होंने जो रियल एस्टेट में इंसेंटिव दिया हुआ है पाकिस्तान ने, उसको उन्होंने कंटिन्यू करने की इजाजत दी है। तो ऐसा नहीं है, देखें IMF से मैंने भी डील किया है, शौकत साहब ने भी डील किया है। ऐसा नहीं है कि अगर IMF इज अ बैंक, आप जैसे अपने बैंक के साथ बात करते हैं, हम इस तरह IMF के साथ बात करते हैं। और अगर IMF से आप रीजन करें तो वो क्यों नहीं मानेंगे आपकी बात, मगर अगर आप कहेंगे साइन ऑन द डॉटेड लाइन, वो तो ले आएंगे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस और आप उसको साइन कर देंगे विदाउट डिस्कशन, तो फिर यही होगा। जैसे 12% पे इंटरेस्ट एग्री किया, हमारे जो वाइस रॉय गवर्नर हैं उन्होंने 13.25 का इंटरेस्ट रेट कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। भाई ये क्या हो रहा है? तो ये आज तक इसका जवाब नहीं आया। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जो बातें की हैं उसका ना गवर्नमेंट ने जवाब दिया ना स्टेट बैंक ने जवाब दिया। तो मैं ये समझता हूं कि इसका मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये चीजें हुई हैं। जहां तक मोबाइल फोन का ताल्लुक है, बिल्कुल जी, ये मेरी ख्वाहिश पहले भी थी और अब भी है कि मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग फौरी शुरू करानी चाहिए पाकिस्तान में। और लेट मी टेल यू, वो कंपनीज मौजूद हैं,
हवावे आपके यहाँ बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रही है पाकिस्तान में ऑलरेडी, हार्डवेयर बना रही है, सॉफ्टवेयर बना रही है और कंपनीज को दे रही है, क्यों नहीं मोबाइल फोन बना सकती? तो मैं समझता हूं कि वी कैन इंश्योर कि मोबाइल फोन्स यहां बने, उनको इंसेंटिव दिया जाए और इंपोर्ट पे मोबाइल फोन पे पाबंदी लगाई जाए कि जी ये इस टाइप के मोबाइल फोन जो पाकिस्तान में बन सकते हैं वो यहां ना आए, उन पे आरडी लगाई जाए, प्रोवाइडेड यहां बने। सर नहीं, मैं समझा नहीं पाया, जो इंटरनेट के इस्तेमाल और दीगर जो चीजें इन पे टैक्स लग रहा था, इंटरनेट अब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। वो तो विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट ने। नहीं, आप क्या समझते हैं कि टैक्सेस होने चाहिए नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखें, जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसको एक स्टेज पे तो लाएं, उस पे टैक्स आप लगा देंगे वाइल ग्रोथ, तो आपने तो उसको एक तरीके की ब्रेक लगा दी, उसको एक लेवल पे ले आए, उसके बाद उस पे टैक्स लगाएं। जी साहब, उस दिन भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बड़े टीकों का जिक्र हुआ। पहले आपने एक टीके का जिक्र सुना था कि पूरे नजर आती हैं, फिर आपने उस दिन कहा कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने एक टीका लगा दिया, 2-3 लगाए हैं उन्होंने, एक नहीं। जी जी हाँ। ये आप बताएं कि ये जो बजट हुकूमत ने पेश किया है, कौन कौन से टीके लगे और आखिरी टीका कौन सा होगा जो जिसको हम कह सकते हैं कि फिर आवाम की सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी? नहीं, वो टीके से तो आवाम की मुश्किलें टीके ना लगने से खत्म होंगी। और मैं ये समझता हूं कुछ टीके तो हमने आपको बता दिए। पहला टीका तो आपके फ्यूल पे लग रहा है, पीडीएल लगाया जा रहा है 610 बिलियन का, और एक जो टीका लगना था इंटरनेट पे वो गवर्नमेंट ने खुद ही वापस ले लिया है, बाकी एलएनजी पे लगाया जा रहा है। देखिए, ये वो चीजें हैं जो आपको भी अफेक्ट करती हैं, मुझे भी अफेक्ट करती हैं। एक आम आदमी जो 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है अपनी मोटरसाइकिल में, उसको भी अफेक्ट करती है। तो ये ऐसी चीजें हैं कि आपको सोचना चाहिए इनको बढ़ाने से पहले। और आज जो ये 17% हैदर साहब ने आपको बताया क्रूड पे सेल टैक्स लगाया जा रहा है, ये तो तबाही कर देगा। मतलब पीडीएल से भी ज्यादा टैक्स बढ़ जाएगा क्रूड पे आने 17% टैक्स लगने से। सो मैं समझता हूं कि ये जो चीजें हैं इसको करने से पहले गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मगर मसला ये है कि रेवेन्यू कहां से आए? अब रेवेन्यू कलेक्शन तो हो नहीं रही। आप कहते हैं ये कलेक्शन होगी, 1-1 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल है। ये 2019-20 में 1.3 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल है, 1.5 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल है। तो ये कहां से पूरा होगा? तो ये इन्हीं जगहों से पूरा होगा। तो यही गवर्नमेंट को सोचना है कि भाई हमने कैसे, कहां हमने टैक्स रिकवर करना है ताकि वो आम आदमी को अफेक्ट ना करे। तो यही जी मेरी बात। और ये साल जो गुजरा है इसमें जो इन्होंने अब रेवेन्यू कह रहे हैं कि हम पूरा कर सकेंगे, इसमें 750 अरब के मिनी बजट आया और फिर 150 अरब का फरवरी में मिनी बजट आया। तो 900 अरब के इजाफी टैक्स लगाने के बाद ये 4000 अरब पूरा हुआ है। और अभी ये जो अगले साल का 5900 का रख रहे हैं, इसमें 506 अरब के टैक्सेस अभी बता दिए हैं और कम से कम 1000 अरब के और लगेंगे। फिर ये 1500 का गैप पूरा होगा। नहीं तो ये नहीं होगा जैसे 2019-20 में हुआ है। और जी चीनी पे भी मैं बता दूं, चीनी पे जी जी अच्छा सर, जिस दिन तकरीर हो रही थी वज़ीर खजाना साहब की, आपने भी देखा होगा कानून असेंबली में जैसे ही वो बोलने के लिए खड़े हुए तो अपोजिशन ने हंगामा खड़ा कर दिया। और हमारी बात में कुछ एमएलए से बात भी अपोजिशन की, बजट तो पढ़ा ही नहीं उन्होंने, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद, जाहिर है अपोजिशन की। तो आप इस तरह ये वो तो देखें, वो देखें उस दिन जो अपोजिशन करती है ना, वो तो एक पार्टी पॉलिसी को फॉलो करती है ना। पार्टीज ने रिजेक्ट किया बजट बिफोर इट इज कमिंग, तो वो तो एक एज अ पॉलिसी वो अपोज करते हैं, नॉट बाय रीडिंग द बजट। रीडिंग द बजट तो अब आएगा जब हाउस में पढ़ा जाएगा, जब कमिटीज में बजट पे डिस्कशन होगी, तब उसमें पता चलेगा कि बजट में है क्या। और मैं अभी भी बताऊं, अभी भी जो हम आपको चीजें बता रहे हैं वो इतनी डिटेल में नहीं है। जब ये कमेटी में बातें होंगी तो रियल एक्चुअली एक एक चीज सामने आएगी कि कहां बजट क्या क्या किया। जैसे प्लानिंग की बात की हैदर साहब ने, मैं तो परेशान हो गया। पहली दफा हमने प्री बजट प्लानिंग की प्रेजेंटेशन ली और हमें समझ ही नहीं आई कि भाई, वो भी उन्होंने हमें ऐसे दी कि हमें ना समझ में आए कि किस प्रोजेक्ट में क्या पैसे जा रहा है। जैसे इन्होंने कहा हर मेजर प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डाल दिया। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कराची टू क्वेटा का हाईवे डालना, हैदराबाद से सखर का हाईवे डालना, इसका मतलब ना बनाना है। कौन आएगा ये बनाने के लिए? 2-2 3-3 हजार रुपए टोल कौन देगा हैदराबाद से सखर आने के लिए? तो ये तो ना करने वाली बातें हैं। तो ये मैं इसलिए समझता हूं कि अभी तो हमें आगे और पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। जी
सर ये बता दीजिएगा, आपने अभी कहा इस बजट में आप आवाम के लिए कुछ भी नहीं है और महंगाई भी उरूज पर है, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं अपोजिशन को एनआरओ नहीं दूंगा। क्या अपोजिशन और पीपल्स पार्टी एनआरओ दे रही, या मुस्तकबिल में कोई प्लान है कि कोई तहरीक कोई मूवमेंट चलाई जाएगी? देखिए, मैं कहता हूं कि जी इमरान खान किसी को एनआरओ ना दे, अपने लोगों को भी ना दे, ऑपोजिशन को भी ना दे, अवाम के लिए कुछ कर दे। हमने क्या करना है एनआरओ यार? एनआरओ ना दे, लोगों के लिए तो कुछ कर जाए। एनआरओ इज जस्ट अ कॉस्मेटिक थिंग कि जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा। और एनआरओ मांगा किससे इन्होंने? एक आदमी का नाम बता दें उसने एनआरओ मांगा हो। जी दो सवाल आपसे। अपनी तारीफ की शौकत रही साहब जी जी उन्होंने एनएफसी दिया, बड़ा अच्छा है, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि एनएफसी उन्होंने बहुत अच्छा दिया था। इस पे ना सूबों ने मुतरमन किया, ना मरकजी हुकूमत ने। सूबों ने अपने पैसे सही इस्तेमाल नहीं किए, खासतौर पर से हेल्थ और तीनों सब्जेक्ट कमर्शियल है, तो बजट में पैसे शायद कमी है। सही कहते हैं ना, सूबों को पैसे तो गए, लेकिन सूबों ने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया। इस तरह मरकजी हुकूमत ने सही इस्तेमाल किया। मैं सूबों से ही बात करूँगा, मरकज से बात करूँगा, तो सही इस्तेमाल करें। भाई इतफाक कहते हैं कि सूबों ने भी एनएफसी से मिलने वाले रिसोर्स का सही इस्तेमाल किया। देखिए मैं जी 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 आपने बड़ी तारीफ की है। जी जी उनको वजीर बनने के लिए सेनेटर बनना है। जी जी अगर किसी स्टेज पर कोई कंसेंसस कैंडिडेट से बनाया जाता है सेनेटर, पुलिस पार्टी उनके लिए वोट करेगी। अच्छा जी, मैं दोनों का आपको जवाब देता हूं। देखें, जो आपने जो एनएफसी की बात की ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप एनएफसी को विजिट करें। मैं शौकत तरीन साहब को कहता हूं एनएफसी की मीटिंग बुलाएं। और ये अगर तासुर है कि जी सूबों ने एनएफसी के फॉर्मूले के तहत पैसे खर्च नहीं किए, तो उनसे डिस्कस करें। आप तो बुलाते ही नहीं किसी को। 7 साल हो गए ना पीएमएलएन ने एनएफसी के लिए बुलाया। मैं डार साहब को कह के थक गया कि आप एनएफसी की मीटिंग बुलाएं, डिस्कस करें सूबों से। अगर पैसे नहीं है, क्या कोई नया तरीकेकार आप इख्तियार करना चाहते हैं, नया फॉर डिस्कस करने में क्या हर्ज है? आप बात ही नहीं करते किसी से। 3 साल हो गए, तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर है, एनएफसी पे कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं, बस क्रिटिसाइज करते हैं जी गलत हुआ। अरे भाई, क्रिटिसाइज करने से क्या होता है? आप एक टेबल पे तो बिठाएं सबको। और मैंने तो उनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी का भी कहा है कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी का बुलाएं। देखें, पीपल्स पार्टी इज द ओनली पार्टी हु विल स्पीक इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। हम हमारा कोई एजेंडा नहीं है इसमें, पाकिस्तान का एजेंडा है। तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी का डार साहब ने 1000 दफा बात की, एक दफा एक मीटिंग नहीं बुलाई। मैंने कई दफा उनको कहा बुलाएं तो मीटिंग। तो मैं ये समझता हूं कि जो आप जिक्र करें, बाकी सेनेटर का तो आज मैं टीवी पे पढ़ रहा था, उनको ऑलरेडी केपीके से कह दिया गवर्नमेंट ने कि हम उनको इलेक्ट करवाएंगे। नहीं, सूबे का है। आप दोबारा जरा चेक करिएगा, उन्होंने लिखा है कि केपीके से शौकत तरीन साहब को सेनेटर बनाएंगे। तो चले, वो गवर्नमेंट जहां से भी डिसाइड करेगी उनको बना ले। देखिए, वो मैं नहीं कह सकता, वो तो एक पार्टी पॉलिसी है। मैं ऐसा डिसीजन आपको कैसे दे सकता हूं कि हम सिंध से उनको बनाएंगे। सर, वो फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे थे कि इस दफा जो ग्रोथ रेट है ये 4 की बजाय 4.5 होती है अगर सिंध के अंदर तरक्की होती। अच्छा, मैं सिंध स्पेसिफिक आपने 2-3 बातें की और आपका सवाल बड़ा अच्छा है। सूबों ने अगर एनएफसी के पैसे ठीक खर्च ना किए होते तो फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें सिंध की वजह से पाकिस्तान की रैंकिंग ना बढ़ती। सिंध में पावर्टी 8% कम हुई है, तमाम सूबों में बढ़ी है। अगर वहां सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स बने हैं तो सिंध में बने हैं, सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज बनी है, डबल या ट्रिपल द अमाउंट ऑफ केपीके एंड पंजाब, तो वो सिंध में बनी है। और सिंध का जो रेवेन्यू है, अगर सिंध में इन्वेस्टमेंट ना होती और बिजनेस ग्रोथ ना होती तो पिछले 8 साल से सिंध रेवेन्यू बोर्ड वाहिद सूबाई रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी है जो सालाना 20% से ज्यादा अपना टारगेट एक्सीड कर रहा है। एक बात। अब आ जाए विफाकी हुकूमत को। कभी किसी ने विफाक से भी सवाल किया है कि आपको जो पैसे मिलते हैं वो आप कहां खर्च करते हैं? इस साल जो साल खत्म हो रहा है 30 जून को, 565 अरब का पीएसडीपी था और तकरीबन 400 अरब के करीब ये खर्च कर पाए। 165 तो अपने पैसे जो इन्होंने रखे थे वो नहीं खर्च पाए गए और कहते हैं हम अगले साल 900 अरब करेंगे। और इनकी मिस मैनेजमेंट देखें कि ना ये इनसे यूटिलिटी स्टोर चला, रेलवे पीआईए के खसारे बढ़ गए, सर्कुलर डेट बढ़ गया।
इन्फ्लेशन हो गई, एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं, हर लॉ एंड ऑर्डर, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से बंदे अगवा हो जाते हैं, सहाफियों को गोलियां लग जाती हैं, कोई चीज इनसे खुद हो रही है। तो ये पैसे की बात जो करते हैं, और इन्होंने एनएफसी को अब बाईपास करना शुरू कर दिया है। और मैं आपकी गोश गुजार करूंगा मांडवाला साहब की इजाजत से कि एनएफसी को बाईपास ये कैसे कर रहे हैं। एक लगा गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, वो तो उसको डेवलप करना था। ये जो पीडीएल है, ये पीडीएल को इन्होंने बढ़ा दिया है 30 रुपए, और जीएसटी को कम कर दिया है, और जनरल सेल्स टैक्स जो है वो डिविजिबल पूल में जाता है। अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर एनएफसी में जो पैसे जा रहे हैं उन लेवीज को जीरो करके हम सेस लगाएं, लेवी लगाएं, तो ताकि वो डिविजिबल पूल में ना जाए। तो एनएफसी को तो ऑलरेडी इन्होंने जो है सैबोटाज करना शुरू कर दिया है। और चीनी के हवाले से मैं बात कर रहा था, चीनी पे जो 7 रुपए इन्होंने लगाए हैं वो तो एक फिक्स टैक्स है, और साथ ही उसको 8 शेड्यूल में डाल दिया, जिसका मतलब यह है कि चीनी की अब जितनी कीमत होगी उस पे सेल टैक्स लगेगा। पहले फिक्स्ड लगता था 5-7 रुपए, अब अगर चीनी 100 रुपए की है तो वो 110-120 की बिकेगी, अगर चीनी 150 की है तो वो सेल टैक्स भी उतना ही बढ़ेगा। इसी तरीके से जो एक बहुत बड़ा जुल्म इन्होंने किया है बिजली के बिलों पे। क्वेश्चंस ले लें। पार्टी की प्राइवेटाइजेशन पे पॉलिसी बड़ी क्लियर रही। जी इस बजट में 252 अरब रुपए की निष्कारी से इट मींस के बड़े इदारे कुछ उनकी प्राइवेटाइजेशन की जाएगी खासतौर से। जी आप इस पे क्या कहते हैं? देखें, ये अभी इन्होंने सिर्फ रखा है, ना उन्होंने इदारों का जिक्र किया है और ना उन्होंने बताया है कि हम किन इदारों की प्राइवेटाइजेशन करेंगे। और आईएमएफ को हम ये कमिटमेंट्स करते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, विदाउट एनी रीज़न कि जी हम ये निष्कारी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको ज़रा सोचना चाहिए बिफोर वी मेक दिस स्टेटमेंट। जी बजट में, हर बजट में है। अगर आप पिछले 3 बजट भी निकालें या उससे 5 बजट निकालें, वो हर बजट में आती है जी निष्कारी। और एक और मजे की चीज आती है पीटीसीएल की प्राइवेटाइजेशन के पैसे, वो आप हर बजट में देखेंगे। और एक और चीज बताऊं और एक और मजे की चीज बताऊं, आप सर्वे में डोंकीज देखेंगे, हर साल वो एक ही परसेंटेज से बढ़ रहे हैं, 1 लाख डोंकीज। तो यार ये मतलब हम क्या करते हैं ये, मतलब हाँ, मैं यही तो कह रहा हूं आपको, मैं अपने दौर की भी बात कर रहा हूं। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि कुछ चीजें जो है वो आपको कांस्टेंट नजर आएंगी हर बजट में, बिकॉज कई चीजें जो है वो बस कॉपी पेस्ट पे चल रही हैं। कोई ना उसको देखता है ना पूछता है कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये निष्कारी का पता चल जाएगा, और ये भी शौकत साहब आई थिंक बताएंगे एक्चुअली कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली होंगी। जी देखिए, स्टील मिल प्राइवेटाइज नहीं हो सकती जब तक सिंध गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। देखिए, सिर्फ जमीन बेच के आप स्टील मिल प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। स्टील मिल के लोगों का इशू एड्रेस होना है, जमीन का इशू एड्रेस होना है, फिर आप उसको प्राइवेटाइज करें। सिंध गवर्नमेंट ने वो जमीन दी है स्टील मिल के लिए, आप कहते हैं वहां हाउसिंग कॉलोनी बना दो, आप सिर्फ जमीन की कीमत लगा लें और स्टील मिल खरीद लें। दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव इज टू रिवाइव द स्टील मिल, द ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपेंड द स्टील मिल। तो ये इस तरीके की अगर निष्कारी होगी तो उसको तो जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी अपोज करेगी। तो ये चीजें हैं जी। बस करेंगे, थैंक यू जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ हमारे चेयरमैन पीएचए, डीजी पीएचए, एमपीए हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब, एमपीए नदीम कुरैशी साहब के हमरा, शकील सखावत अंसारी साहब के हमरा आज यहाँ आया हूँ। ये अल बदर ग्राउंड है आपके पीछे। आपने देखा कि यहाँ उजड़ी हुई जगह थी। इंशाअल्लाह यहाँ एक आलीशान पार्क बनेगा जिसका संग बुनियाद रखा गया है, जिसका सिविल वर्क्स की लागत जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ है, और बाकी जो इसमें पौधे लगेंगे, फूल लगेंगे, वो पीएचए अपने फंड से खर्च करेगा। इंशाअल्लाह ये 2-2.5 करोड़ रुपए का मंसूबा है
जिससे कि ये गुंजान